शुरुआत के समय में ही अगर ध्यान रखा जाए, जैसे कि गर्भ रखने से पहले ही अगर माँ का ध्यान अच्छी तरीके से रखा जाए शरीर से, तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें हम रोक सकते हैं। और जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद स्त्री के शरीर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बच्चे के शरीर में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, वो भी हम रोक सकते हैं। हमारे पास जो आयुर्वेद का विज्ञान है, वो हमको सिर्फ उसी जब भी तकलीफ हो तब भी ठीक करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन अगर तकलीफ होती है तो उससे पहले हम क्या करें कि तकलीफ ही ना हो, जैसे कि रोग आए ही नहीं, वो हमको सिखाता है। कभी भी रोग आता है तो तुरंत नहीं आता है, हमने कहीं कहीं पर गलतियां करी हो तभी वो तकलीफ आपको देखने को मिलती है। तो गर्भ के दौरान मतलब जब प्रेगनेंसी रहती है उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बहुत सारे जैसे कि हम डायबिटिक कंडीशन देखे, ब्लड प्रेशर देखे, साथ में कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं बच्चे में। बहुत सारी ऐसी बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारी भी है कि जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर हम अच्छी तरीके से अपने जो बीज है, मतलब स्त्री बीज और पुरुष बीज पर शुरुआती दौर में कार्य करें, तो जेनेटिकल बीमारी भी हम वहां पर रोक सकते हैं। तो क्या करना होता है इसमें? वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन फिर भी इस दौर में अगर देखें तो बहुत ज्यादा कुछ करना होता है, क्योंकि हम लोग बहुत आधुनिक युग में जी रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली अगर देखें तो बहुत ही गड़बड़ी वाली चल रही है। इसी वजह से अभी ज्यादातर मरीजों में देखने को मिलता है, एक तो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, स्त्री और पुरुष दोनों में मिलता है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें स्त्री में जो देखने को मिलते हैं बांझपन, क्यों बच्चा नहीं हो रहा, बहुत बार कंसीव करने का प्रयत्न करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं। वही हमने लास्ट सीरीज में देखा। तो वो जो प्रॉब्लम्स है, और फिर कंसीव हो गया उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत आधुनिक है। जैसे सुबह उठकर शाम मतलब रात को सोते वक्त अगर देखें तो हमारा एक तो जो हमारी जो जीवन शैली में खान पान बहुत ही बिगड़ा हुआ है। दूसरा, हम बहुत कार्यशील नहीं रहते, क्योंकि ज्यादातर चीजें जैसे कि हमने टीवी देखना है तो हम रिमोट का यूज करते हैं, बैठे बैठे जितना हो सके उतना हमारा कार्य हो गया है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी कार्यशील ना होने के कारण खासकर स्त्रियों में जो गर्भाशय की जो भी कार्य क्षमता होनी चाहिए, हार्मोन्स का जिस तरीके से बैलेंस रहना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता। और नींद रात को बहुत देरी तक आना, सुबह देर से उठना, तो उस वजह से भी हार्मोन्स की गड़बड़ी देखने को मिलती है। पोषण युक्त आहार नहीं जाता, इसलिए पूरा शरीर दूषित हो जाता है और जो हमारे दोष रहते हैं, वात पित्त कफ, और वो गड़बड़ी में आ जाते हैं। हमारी सातें धातु रहती है, रस रक्त मांस मज्जा, वो सारी जो सात धातु जो लास्ट में शुक्र बनता है वो अच्छी तरीके से नहीं बनता, उसमें जो गड़बड़ी होने के कारण, इसी वजह से अच्छी क्वालिटी हमारे स्पर्म और ओवम यानी कि स्त्री बीज और पुरुष बीज में नहीं मिलती और अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन हमारे आयुर्वेद में दिया गया है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर आपको गर्भ रखना हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आपको चार चीजों पे काम करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज बताई है जिसको गर्भ संभव सामग्री बोलते हैं। यानी कि अगर आपको गर्भ रखना है तो आपको आपके शरीर के चार मतलब आपके जीवन के चार आयामों पर आपको काम करना पड़ेगा। एक तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि जैसे कि एक
किसान है, किसान के पास खेत है, अब उसको अच्छी तरीके से कोई पाक करना है, यानी कि जिसको बोले कि हमको गेहूं उसको अच्छी तरीके से उगाना है। अब गेहूं उगाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, तो उसको पहले क्या चाहेगा कि अच्छी ऋतु चाहिए गेहूं के लिए। अगर गेहूं की ऋतु जो होगी, दीदी म्यूट कर दीजिए, दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपना, 1 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है भैया? हाँ जी, अब हाँ आ रही हाँ, है, वो मैंने कर दिया था। जी ओके जी ठीक है, ओके। जी। तो जो गेहूं उगाना है किसान को, तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले, तो गेहूं की अच्छी सीजन देखनी पड़ेगी उसको। जैसे कि कौन सी ऋतु होगी जब गेहूं बहुत अच्छा पकेगा, और अगर दूसरी ऋतु में वो गेहूं उगा दे तो उसका बीज, उसका दाना अच्छा नहीं रहेगा, उसको अच्छा पाक नहीं मिलेगा। तो एक तो उसको ऋतु पर ध्यान रख देखना पड़ेगा, सीजन मौसम जिसको बोलते हैं उस पर देखना पड़ेगा। दूसरा, उसकी जो जमीन होगी जिस पर उसको गेहूं उगाना है, तो वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, उसमें खाद अच्छी तरीके से होनी चाहिए, पोषक द्रव्य बहुत सारे होने चाहिए। अगर गेहूं उगाने हैं, जैसे कि हम हमारे शरीर में जिस तरीके से पोषक द्रव्य चाहिए, उसी तरीके से खेती में भी जमीन में पोषक द्रव्य होना बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह। तो अच्छा पोषक द्रव्य वाली जमीन चाहिए। तीसरी वस्तु अम्बू, यानी कि पानी चाहिए, पानी और खाद, ऊपर से पानी और खाद अच्छा चला जाए, ये चीज चाहिए। और चौथा, बीज, बीज की क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर वो बीज अच्छा नहीं डालेगा तो अच्छे गेहूं नहीं होंगे। तो ये चार चीज अगर अच्छी तरीके से की जाए अच्छी क्वालिटी में, तो गेहूं का जो पाक होता है, उसकी जो उत्पादन होती है वो बढ़ जाएगी, और किसान को बहुत सारे गेहूं की प्राप्ति होगी। ऐसे ही चार चीजें हमारे शरीर में, अगर अच्छा गर्भ हमको चाहिए, अच्छा बच्चा, अच्छा संतान चाहिए, तो शरीर के ऊपर इस चार चीजों के तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो ऋतु। अब आपको लगेगा कि शरीर में भला क्या ऋतु वगैरह होती है, तो स्त्री के शरीर में ऋतु चक्र रहता है, जिसको हम मासिक चक्र या ऋतु चक्र के नाम से जानते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो ऋतु चक्र है, उसमें कुछ लोगों का 22 दिन, जैसे हमने एक सीरीज में भी बताया था कि ऋतु चक्र किस तरीके से होता है, तो कुछ का 22 दिन का ऋतु चक्र होता है, कुछ का 28 दिन का होता है, कुछ का 32 डेज का होता है। तो जो ऋतु चक्र एक नॉर्मली फिक्स डेट पे चलता है, जैसे कि डेट टू डेट जिसको बोलते हैं, पूरे एक महीने का, तो वो उसका नॉर्मल ऋतु चक्र है। अगर वो चक्र में गड़बड़ी हुई, जैसे कि किसी की बहुत कम दिन हो गए, जैसे कि 20 से कम हो गए, या किसी के बहुत ज्यादा दिन रहते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं, या इरेगुलर रहता है, अगर ऋतु चक्र इरेगुलर वगैरह रहता है, या कष्ट जिसको बोलते हैं, कष्ट आता हो, यानी कि बहुत दर्द होना पेट में ऋतु के दौरान, पीरियड के दौरान बहुत दर्द आपको देखने को मिलता है, तो वो जब चीजें रहती है, बहुत सारा मासिक आना, वो चीज जो रहती है, ये सारी जो गड़बड़ी मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड के दौरान या पीरियड के साथ में जो रहती है, वो ऋतु की तकलीफ है। तो अगर अच्छी ऋतु चाहिए, तो आपकी जितनी भी ये गड़बड़ी है पीरियड की या मासिक दौरान की, वो ठीक करनी पड़ेगी, जिसको ऋतु शुद्धि बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। कई कई बार पीएमएस यानी कि मेंस्ट्रुअल, मतलब जब मासिक आता है उससे पहले की प्रॉब्लम, जैसे मूड चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत सारा पेट में दर्द होना, कुछ अच्छा न लगना, बहुत गर्मी गर्मी लगना, हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, बहुत गुस्सा आना, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये चीज ज्यादा हो तो उसका भी इलाज होना चाहिए। अगर आपका मासिक चक्र ठीक से नहीं चल रहा तो उसका भी इलाज होना चाहिए। बहुत सारा मासिक आ रहा है, इसमें समझने की बहुत जरूरत है। कई लोगों को बहुत सारे, कई स्त्रियों को बहुत सारा मासिक आता है,
और उस वजह से शरीर में उनको जो एनर्जी होनी चाहिए वो ठीक से नहीं होती, खून की कमी देखने को मिलती है। तो ये भी अच्छा नहीं है। और बहुत कम मासिक आना और दर्द होना, ये चीज हो तो इसको ठीक करनी पड़ेगी। कई कई चीजें ऐसी होती है कि कुछ घरेलू उपचार या कुछ छोटी मोटी पोषक द्रव्यों, पोषक तत्वों की अगर कुछ डेफिशिएंसी हो वो उससे ठीक हो जाती है। कुछ घरेलू उपचार से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जिसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह करनी पड़ती है। वो अगर उसको रूल आउट करके ठीक तरीके से दवाई करे तो वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ऋतु पे कार्य करना पड़ता है, मासिक चक्र के पर कार्य करना पड़ता है। फिर है क्षेत्र। क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूरे शरीर को भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे हमने बात की किसान की, तो जैसे किसान का खेत है, वैसे ही हमारे शरीर का क्षेत्र यानी कि पूरा शरीर हम इसको बोल सकते हैं। हमारा पूरा शरीर बिना रोगों का होना चाहिए। यहाँ जो बात होगी वो दोनों की होगी, स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर रोग के बिना होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कुछ रोग वगैरह है या कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, जैसे कि मैंने बात की कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज वगैरह है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो आगे जाते हैं। तो वो दोनों के शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका रूल आउट करना पड़ेगा, उसका ध्यान से देखना पड़ेगा, और फिर वो रोगों के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। ज्यादातर अगर जो लोग स्वस्थ है उनके लिए हम 3 मास रखते हैं कि अगर आपको कंसीव करना है उसके पहले 3 मास यानी कि 3 महीने तक आप अपने शरीर की शुद्धि करिए। इसमें शरीर मन दोनों की शुद्धि करने की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर आपका मन और शरीर दोनों तैयार होगा तो आगे जाके बहुत अच्छे संतान आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो 3 महीने तक का हम समय देते हैं ज्यादातर। अगर किसी को रोग वगैरह है तो जैसे भी रोग है उसको ठीक करने के लिए उस तरीके का समय रहता है। जैसे कि पीसीओडी हो गया, बहुत सारे ऐसे पी रोग वगैरह होते हैं कि जिससे कंसीव होने के लिए की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसको ठीक करने के लिए, पुरुष बीज में कोई गड़बड़ी वगैरह रहती है तो उसको ठीक करने के लिए भी समय रहता है, उस तरीके से समय रहता है। लेकिन अगर स्वस्थ हो, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, तो 3 महीने तक ये कार्य करना पड़ता है। इसमें पंचकर्म भी बहुत अच्छा कार्य करता है। कई लोग स्नेहन स्वेदन वगैरह कराते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा शरीर तैयार होता है। और ज्यादातर इस पीरियड में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें तो फिर पुरुष बीज और स्त्री बीज वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बनते हैं। साथ में जैसे मैंने बोला कि डिसीज के साथ तो ठीक है, लेकिन मन के साथ भी कार्य करना पड़ता है। तो मैं ज्यादातर जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें मैं ज्यादातर उनको अग्निहोत्र हवन करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि हर रोज हो सके उतना घर पर अग्निहोत्र हवन करिए। आप ये जो हवन करेंगे उससे क्या होगा कि आपका आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और साथ में मन की भी शुद्धि होती है। दूसरी चीज मैं करवाती हूँ खास कि सूर्य साधना यानी कि सूर्य उपासना। किसी भी तरीके से सूर्य की उपासना होनी चाहिए। चाहे सुबह उठकर सूर्योदय के समय आप जल चढ़ाए या फिर आप मंत्र जाप करें। खासकर ऐसा है कि सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य जब उगता है उसी समय पर अगर सूर्योपासना करी जाए तो बहुत लाभकारक मिलती है। जिसको संतान प्राप्ति चाहिए, मतलब संतान प्राप्ति जिसको करनी है, उसके लिए सूर्य उपासना अगर करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप जल चढ़ाए, सूर्य के बीज मंत्र करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर उगते सूरज के समय सूर्य नमस्कार करें। ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है, अगर हम मॉडर्न साइंस के तौर पर देखें तो जो हॉर्मोन्स की गड़बड़ी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि स्त्री में ही हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है, पुरुष में भी होती है। तो दोनों अगर साथ में उठकर ये सूर्य उपासना करे, साथ में अग्निहोत्र हवन वगैरह करे,
तो आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी कहीं भी हो वो धीरे 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 ठीक होने लगती है। तो इस तरीके से आप मन को भी तैयार करें। बहुत सारे हम हमारे जो वेद मंत्र है उसका पठन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वो करें। तो इस तरीके से अगर हो सके तो मन की शुद्धि के लिए काम कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, जैसे कि योग वगैरह हो गया, वो करें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हमें योग करना है, तो मेरे पास लोग आते हैं कि हमको योग करना है, लेकिन उन्होंने कभी कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की होती। तो उस वक्त कुछ आसन वगैरह करवाना या कुछ ऐसी एक्सरसाइज या क्रिया करवाना बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपने शुरुआत यानी कि बहुत सारे समय पहले से ही अगर आपने योग करना शुरू कर दिया है, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सब आसन वगैरह आसानी से कर पाएंगे। आपके मसल्स भी इतने फ्लेक्सिबल होंगे, और जब आपका डिलीवरी का समय आएगा तो आपके मसल्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर में तकलीफ होना, पेट का जो घेराव है वो बढ़ता है, तो कमर की तकलीफ देखने को मिलती है, सोने की तकलीफ देखने को मिलती है। तो आपने अगर प्रेगनेंसी के पहले से ही एक्सरसाइज वगैरह की होगी तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी एक्सरसाइज क्रिया, योग क्रिया वो कर पाएंगे, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ क्रिया करें। और दूसरा ये है कि अगर आपने अलग अलग एक्सरसाइज या क्रिया की है तो आपके गर्भाशय के आसपास के स्नायु है वो बहुत अच्छे तरीके से लचीले और तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको इजीली कंसीव हो जाएगा। मतलब संतान जब आप गर्भ स्थापन के लिए कार्य करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आपको बहुत सारी हेल्पफुल रहती है, खासकर योग आपके जो स्नायु रहते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल करता है। तो दोनों, मैं तो कहती हूँ दोनों साथ में करिए, जितना आप हो सके साथ में चलने जाइए, वॉकिंग करें, साथ में योग वगैरह क्रिया करें। तो उससे क्या होगा कि जितना हो सके आप दोनों साथ में रहेंगे तो आपका एक बॉन्ड अच्छा बनेगा, जो आके जाके बहुत आपको मदद मिलेगी उससे। दूसरी, जैसे मैंने क्षेत्र के बारे में बोला, अब अंबु यानी कि आपका शरीर में अच्छी तरीके से पोषण क्षम आहार जाना चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम ऐसा ही समझते हैं कि जब प्रेग्नेंट हो तभी खाना है। मतलब जब प्रेगनेंसी आ जाती है सब लोग बस बोलते हैं कि ये खाओ, वो खाओ, इतना तो खाना ही पड़ेगा। भूख ना हो तब भी दबा दबा कर खिलाते हैं कि वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे खाया हुआ उससे अच्छा आपने पहले से खाया होगा तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि अगर आप शादी से पहले या शादी के बाद भी आपका आहार अगर पोषण वाला जाएगा, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे तत्व वगैरह रहते हैं, वो वाला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल बैलेंस भी रहेगा। साथ में आपके शरीर के जो 7 धातु है उसकी पुष्टि हो जाती है। अगर 7 धातु अच्छी तरीके से हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी भूख है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से अगर आप खाए तो भी आपका बच्चे का पोषण मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें ना, हमारा जो शरीर विज्ञान को समझे तो हम सही में माने कि ईश्वर है। क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर बच्चा हुआ और उसको कोई भी जैसे कि कैल्शियम की जरूरत है या उसको आयरन की जरूरत है, तो क्या करेगा, तो अपनी माँ होती है उसमें से वो जितना होगा वो एब्सॉर्ब कर लेगा, अपने के लिए वो ले लेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका आयरन अच्छा है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा आपका शरीर में, आपका शरीर में कैल्शियम अच्छा रहेगा और सारे पोषक द्रव्य अगर अच्छी तरीके से रहेंगे, तो बच्चा अपने आप लेने के बाद भी आपको डेफिशिएंसी या कमी नहीं होगी। क्योंकि बच्चा तो अपने सर्वाइव के लिए ईश्वर ने ऐसी रचना की है कि उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं है। वो अपने आप अपनी
तैयारी कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम माँ को आएगी। क्योंकि अगर आपका अच्छा खाना नहीं होगा या आपको हीमोग्लोबिन पहले से अच्छा नहीं होगा, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आपने पहले से अगर अच्छा किया होगा, खाया होगा, तो वो जब जो आपकी सप्त धातु पुष्टि हुई होगी, 7 धातु की पुष्टि अगर मॉडर्न साइंस के जरिए से देखें, तो आपका कैल्शियम, आपका हीमोग्लोबिन, आपका फॉलिक एसिड, वो सब अच्छी तरीके से होगा, विटामिन डी अच्छी तरीके से होगा, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे कि विटामिन डी भी बहुत चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्रंथि को बहुत कार्य करना पड़ता है, नॉर्मली जो करती है थायराइड ग्रंथि, उससे ज्यादा उसको ओवरलोड होता है, तो उस वक्त विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। अगर ऑलरेडी आपको पहले से ही डेफिशिएंसी हो और फिर प्रेगनेंसी में भी डेफिशिएंसी रहेगी विटामिन डी की, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से विटामिन बी 12, क्योंकि आपके जो एनीमिया यानी कि जो खून की कमी है, उसमें भी विटामिन बी 12 कम होगा तो खून की कमी देखने को मिलती है। फॉलिक एसिड और जिंक चाहिए। फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी चीज है। अगर शुरुआत के दौर में ही फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो और अच्छी तरीके से फॉलिक एसिड जाएगा, तो कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बार बार मिसकैरेज हो जाता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि एक बार कंसीव हो जाने के बाद मिस हो जाता है, फिर से करे तो फिर मिस हो जाता है। बार बार जो मिस होता है उसमें दो चीजें बहुत देखने को मिलती है कि विटामिन ए की कमी और फॉलिक एसिड की कमी। ये दोनों अगर कमी हो तो मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर शुरुआत में इसकी डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो, ऐसा कुछ करे, तो बहुत लाभदायक रहता है। तो फॉलिक एसिड किस में मिलेगा? हम लोग सोचते हैं कि बाजार में से जो गोलियां आती है वो ले ले तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे किचन में ही है लेकिन हमको नहीं मालूम। जैसे कि दालें रहती है, जैसे कि आप अलग अलग दालें खाते हैं, हम वो देख लो तो उसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं और फॉलिक एसिड भी उसमें मिल जाता है। खासकर लाल दाल, जिसको मसूर की दाल जिसको बोलते हैं। गुजरात में बहुत कम लोग मसूर की दाल लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गुजरात के बाहर के बहुत राज्यों में मसूर की दाल लेते हैं। तो मसूर की दाल में बहुत सारा फॉलिक एसिड आपको मिल जाएगा। वो अगर आप जैसे कि एक दाल न खाकर पूरे हफ्ते अलग अलग तरीके की दाल खाए, एक दिन मूंग की दाल ले ले, एक दिन अरहर की दाल, एक दिन जैसे मसूर की दाल ले ली, एक दिन उड़द की दाल ले ली, चने की दाल ले ली, ऐसे अगर पूरी अलग अलग वैरायटी के साथ खाए, मसूर की दाल थोड़ी ज्यादा खाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। वो ले ले। हरे पत्ती वाली सब्जियां जो रहती है, फिर पपीता है, पपीते में भी बहुत अच्छा फॉलिक एसिड मिल जाएगा। केला है, केला तो बहुत सस्ता और अच्छी तरीके से मिल जाता है और ज्यादातर सबको अच्छा भी लगता है, तो केले में भी आपको अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड मिल जाता है। तो ऐसी चीजें जैसे कि कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जिसको सूखा मेवा हम बोलते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में हमको फॉलिक एसिड मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारे शरीर के लिए मदद करती है। तो उस हिसाब से पूरा अगर डाइट का प्लान करा जाए तो आपको फॉलिक एसिड मिल जाता है। जिंक के लिए आप अलग अलग तरीके से चीजें आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है कि जिसमें जिंक आपको मिल जाता है, जैसे कि गेहूं। गेहूं हम देखें तो गेहूं में भी बहुत सारा ऐसा आपको जिंक मिल जाता है। तो रेगुलर बेसिस पर वो ले। खासकर दूध की चीजें ज्यादा ले। दूध है, जैसे कि खीर बना दी, उसका श्रीखंड बना दिया, मीठा दूध हो गया, जितना हो सके, या दूध ले, दही ले, छाछ ले, तो वो बहुत मदद करेगा आपका शरीर में बहुत सारे डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि जो गाय का दूध है वो
हमारा जो कहते हैं कि 7 धातु का पोषण करता है। तो हो सके उतना गाय का दूध और घी दोनों मिला कर ले, या फिर आपको ऐसा है कि गाय का दूध में घी मिलाकर नहीं लेना है, तो बीच में रोटी ले ली, चावल ले ली, उसमें गाय का घी डाल कर ले। जैसे कि हो सके तो अप्रोक्स बात करें तो 3 से 4 चम्मच हर रोज का गाय का घी जाए खाने में, इस तरीके से आप ले। उस पर डाल कर ले सकते हैं, उसमें बघार करके ले सकते हैं, लेकिन आपके अकेले का 4 चम्मच तक जाना चाहिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो गाय का घी, गाय का दूध ज्यादा लेना चाहिए। मैं ज्यादातर प्रिफर करती हूँ पंचामृत। मेरे कोई भी स्त्री रोग के पेशेंट हो गए, उनको मैं पंचामृत देती ही हूँ। पंचामृत क्या करता है, पंचामृत में जो पूरा प्रपोर्शन है वो इस तरीके से काम करता है कि आपके जो 7 धातु है उसको बहुत अच्छी तरीके से नरिश करता है, यानी कि उसको पोषण देता है। तो बीज जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बीज बनता है, और शरीर में कहीं भी कोई भी अपूर्ति हो तो उसे ठीक हो जाती है। रेगुलर बेसिस पर अगर केसर वाला पंचामृत लिया जाए तो बहुत फायदे। मुनक्का हो गई, जो काली दाख आती है, मुनक्का रेगुलर ले, जैसे कि 10 से 12 पानी में भिगोकर उसको ले सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत सारे पोषण देगी। कुछ स्त्रियों को पित्त की प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे कि शरीर में बहुत ही गर्मी रहती है, उस वजह से उनका जो कंसीव होना और बार बार मिस हो जाना एक रीजन देखने को मिलता है। तो उसमें मुनक्का बहुत ही फायदेकर है। आप रेगुलर बेसिस पर अगर मुनक्का खाए तो बहुत अच्छा है। पीरियड के प्रॉब्लम, जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहना पीरियड के वक्त, उसमें भी फायदा होता है। और जो पीरियड के पहले जो पीएमएस देखने को मिलता है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा होना, हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाना, उसमें भी ये मुनक्का अगर ली जाए तो उसमें बहुत फायदा होता है। तो मुनक्का आप ले सकते हैं। विटामिन ए वाला कुछ भी खाए। अब हमको लगेगा कि विटामिन ए तो कहाँ से मिलेगा, सबसे ज्यादा विटामिन ए आपको गाय के घी में मिलेगा। गाय के घी का जो पीला रंग है वो विटामिन ए के कारण पीला दिखता है। तो जितना पीला रंग, जितना गहरा पीला, उतना उसमें विटामिन ए ज्यादा मिलता है। तो अगर आप रोजाना 3 से 4 चम्मच लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपको पता है तो जीवंती करके एक पौधा आता है, बेल होती है उसकी, उसमें भी बहुत सारा विटामिन ए मिल जाता है। दूसरा, जितने भी कलरफुल सब्जियां होती है, जैसे कि गाजर ले लो, कोई भी मतलब जिसका कलर ऑरेंज या रेड के ऊपर होता है, तो उसमें भी विटामिन ए आपको मिलेगा। लेकिन विटामिन ए के लिए फैट चाहिए उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। यानी कि जैसे गाजर कच्ची खाओ, उससे अच्छा है कि आप उसको पका दो या उसका हलवा बना दो, गाजर का हलवा, या गाजर दूध के साथ गाजरी दूध बना लो, तो वो उसका एब्सॉर्प्शन विटामिन ए का बढ़ा देगा, और विटामिन ए अच्छी तरीके से जाएगा आपके शरीर में, जाकर जरूरत है वहां पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से लेने के साथ उसका अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन होना भी बहुत जरूरी है। अगर एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो पूरा पूरा निकल जाएगा। तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। तो ये बात हो गई अम्बु यानी कि पोषण क्षम आहार। अब आती है बीज की बात। जैसे कि पीसीओडी हो गया तो उसमें कई बार अच्छा बीज नहीं बनता, या फिर ऐसे ही स्त्री का अच्छा बीज ना बनना। वैसे ही पुरुष में भी देखने को मिलता है कि अच्छा पुरुष बीज नहीं होता। तो क्वालिटी दोनों की अच्छी ना हो तो भी संतान प्राप्ति अच्छी तरीके से नहीं होगी, या फिर दिक्कत होती है, या जैसे मैंने बोला कि जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। तो अगर बीज पर कार्य कराया जाए, जैसे कि बीज शुद्धि करी जाए, तो आगे जाके बहुत अच्छे संतान प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ वगैरह भी होती है। और साथ में जैसे मैंने बोला कि आहार अच्छा होना चाहिए, विहार यानी कि आपका अलग अलग जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गया, सुबह से लेकर शाम तक की आपकी जो जीवन शैली है, खासकर जिनको व्यसन वगैरह है, दारू,
सिगरेट, बीड़ी या तम्बाकू जिसको बोलते हैं, उसका व्यसन हो तो वो अच्छा नहीं है। उसको धीरे धीरे करके छोड़ दे या फिर बंद कर दे तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो चीज रहती है। फिर आपकी नींद अच्छी तरीके से नहीं होती और पूरा दिन तनाव वगैरह जाता है, तो उससे उसकी वजह से भी बीज दुष्टि देखने को मिलती है। अगर बीज की दुष्टि है तो उसमें दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती है, आयुर्वेद दवाइयाँ वगैरह रहती है, वो अगर ली जाए तो वो बीज शुद्धि हो जाती है। ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये आप शायद नाम जानकर ऐसा होगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। हर एक का सॉल्यूशन आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया है। हर जितनी भी बीमारी है, प्रेगनेंसी रखने से पहले की जितनी भी आपको बीमारी वगैरह है, क्या क्या दिक्कत है, वो देखकर अगर पूरी तरीके से उसका इलाज किया जाए तो ठीक हो जाते हैं। इसलिए वो डरने की बहुत बात नहीं होती। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये चारों चीजों पर अच्छी तरीके से काम किया जाए तो उत्तम संतति प्राप्त होती है। और मन मन की भी इसमें बहुत, जैसे मैंने बोला कि हो सके उतना, जितना हो सके उतना वेद मंत्र है उसका पठन करें। गीता रेगुलर बेसिस पर आप पढ़े, गीता है, रामायण है। तो भगवत गीता वगैरह ऐसी चीज है कि आपके मन के साथ जुड़कर वो आगे जाकर बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारक रहती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पर इतनी चीजों पर कार्य करना जरूरी रहता है। तो इस तरीके से अगर कार्य किया जाए, इस तरीके से अगर अच्छी तरीके से अगर हम दोनों शरीरों पर कार्य करें, जैसे स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, तो अच्छे संतान प्राप्त हो सकते हैं। जी लोकेश भैया जी, अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके लिए। हेलो हेलो। 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 हाँ जी। हाँ हाँ जी। मैम। हाँ, मैं जामनगर से बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम, मेरा एक प्रश्न है कि मैं प्राणायाम पिछले 6 महीने से लगातार कर रही हूँ, पर जी उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये 3 करती हूँ। तो क्या हाँ जी। ये सही है? मतलब किसके लिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे ही या फिर ये घर? कंसीव करने के लिए। हाँ जी, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ। जो भी करें, आपके कोई योग विशेषज्ञ है उनके गाइडेंस के साथ करें, क्योंकि कपालभाति वगैरह ऐसी चीज है, अगर किसी के गाइडेंस के साथ करें, खासकर जो योग शिक्षक है उनके साथ, तो बहुत वो लाभ करेगा आपको। अच्छा। और अगर ये करने हैं, मैं सुबह सुबह करती हूँ, तो क्या ये हाँ ठीक है कि नहीं है? हाँ, जितना हो सके उतना योग वगैरह है वो सुबह करे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। जी अगला प्रश्न साहिला शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, तो पूछिए आप। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ आ जी रही सुन है पा आपकी रहे आवाज। हैं। हाँ, हमारी जो समस्या थी कि हम पिछले 3 साल से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी इसके दौरान समस्या ये आ रही है कि जो हमारी वाइफ है उनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं। कभी हाँ 38 हाँ हाँ। डेज 30 साइकिल बहुत इरेगुलर रहता है, तो उसकी वजह से अच्छा। अभी तक कंसीव करने नहीं कर पाए हैं हम। तो इसका कोई समाधान बताएं। इरेगुलर पीरियड अगर है तो उसमें दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो या तो अच्छी तरीके से का बीज ना उसके बीज जो होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बन पा रहे। दूसरा कि जिस समय पर बीज फूटकर निकलना चाहिए उसी वक्त अगर आप प्रयास करें तो कंसीव हो जाता है।
लेकिन इरेगुलर पीरियड में ये जो मालूम नहीं पड़ता, कि ये चीज मालूम नहीं पड़ती कि कब बीज फूटा। तो ये दो दिक्कत देखने को मिलती है। अगर बीज अच्छी तरीके से नहीं बनता जितना उसका साइज चाहिए स्त्री बीज का, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, वो दोनों में से रूल आउट करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्टर कुछ ऐसा बताते हैं कि ये समय पर करना चाहिए और नहीं हुआ, तो वो उस पर हम कार्य कर सकते हैं। या अगर बीज अच्छी तरीके से नहीं बना तो उस पर फिर दवाइयाँ वगैरह देखने पड़ती है कि क्या इश्यू है। जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि आप उस टाइम को चेक करें कि जब आपका एग्स रिलीज होता है, हाँ तो हमने हाँ वो टाइम भी चेक किया और जैसे एक स्ट्रिप आती है चेक करने के लिए तो उसके थ्रू भी चेक, हाँ तो उसमें जी पॉजिटिव आता है, उस टाइम भी कंसीव करते हैं, हाँ। उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें देखने की पड़ती है कि अगर बीज की साइज अच्छी है कि नहीं, जी क्योंकि अगर बीज की प्रॉपर साइज नहीं बनी तो कंसीव नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जी तो वो आपको चेक करवाना भी पड़ता है। अगर हो सके आपके गायनेक के पास एक बार चेक करवा दे, या फिर ऐसा हो कि शरीर में बहुत सारी गर्मी, जैसे कि हम आधुनिक विज्ञान ये चीज नहीं मानता कि गर्मी वगैरह होती है, लेकिन अगर पित्त प्रकृति वाली स्त्री है, बहुत सारा पित्त उसमें है, जी तो उनको अगर कंसीव करना हो तो बहुत दिक्कतें आती है। बार बार कंसीव करने के बाद भी मिस हो जाना या जल्दी से कंसीव ना होना, ये भी चीज देखने को मिलती है। तो वो देखना पड़ता है कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम। इसमें निदान एक तरीके से ठीक से करना पड़ता है। अगर निदान ठीक से हो जाए तो ट्रीटमेंट हो जाएगी। ट्रीटमेंट बड़ी चीज नहीं है, निदान बहुत जरूरी है। जी, तो इसके लिए हम गायकोनोलॉजिस्ट से ही संपर्क कर सकते हैं या फिर कोई हाँ, और? वो कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ हो, आयुर्वेद डॉक्टर वगैरह, उनसे मिलिए, उनसे एक बार इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि इसमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आयुर्वेद से। धन्यवाद। साहिला जी, साहिला शर्मा जी, आप मेरे से भी एक बार संपर्क करना। तो कुछ मैं बात करके, यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन कोई वैद्य हमारे साथ देते होंगे तो मैं उनसे संपर्क कराऊंगा आपका, फिर है जी ना। हम अभी लाइन पर ही हैं, आप जब भी कहेंगे आप बता दीजिए। आप व्हाट्सएप कर देना मुझे। आपका नंबर है सर इस? हाँ, मेरा लिंक जिस तरह से पहुंचा होगा ना आपके पास, मैं डाल दूंगा इसमें व्हाट्सएप नंबर अपना। ठीक है, धन्यवाद। ओके। आदिका, आदिका जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, आदिका जी पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो। पूछिए। हाँ, मैं रीना बोल रही हूँ। पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें जैसे कई बार गर्ल्स का फ्लो बहुत कम होता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज या कुछ मेडिसिन होता है हमारा आयुर्वेद में, तो वो कुछ रिकमेंड कीजिए। हाँ, इसमें दीदी के बताने से पहले मैं एक बात आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पीसीओडी के ऊपर पूरा एक सेशन है हमारा। जो हम्म। लिंक जो लिंक आपके पास पहुंचे होंगे उसमें हमारी वीडियो है। ओके। तो तो उसमें आपको पूरा सीरीज पूरा अच्छा से मिल जाएगा, डिटेल। और अभी दीदी की क्या राय है आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ, दीदी आप हाँ, बता दीजिए। ठीक। थैंक। जी। जी, डॉक्टर साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट जा रहा है। अच्छा, ओके जी। जैसे पीसीओडी का हमारा वीडियो भी है, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम इस वक्त देखने को मिलता है। और पीसीओडी अगर ठीक तरीके से हो जाता है, मतलब क्या है, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और साथ में जो आपके जो ओवरी में से बीज बनना वो ठीक तरीके से नहीं होता। तो वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कि हार्मोनल का ही इश्यू है या बीज का इश्यू है, क्या है। तो अगर उस पर कार्य किया जाए तो ठीक हो जाता है। तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादातर बातें समझ आ जाएगी।
और इस चीज के लिए जैसे भैया ने बोला कि कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, वो भी संपर्क करवा देंगे, तो उनसे आप परामर्श करिए, तो वो पूरी डिटेल हो आप ही लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। वंदना शर्मा जी, आपका कुछ प्रश्न था? वंदना जी, हाँ पूछिए। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। वो मैं अगली ये दीदी ने पूछ लिया था, यही क्वेश्चन था मेरा पीसीओडी के बारे में, मतलब क्या मतलब दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं, मतलब यही था मेरा क्वेश्चन। हाँ, उसमें बहुत सारी जैसे हमें वीडियो में बात की ही है कि भोजन जी कैसे करना चाहिए, क्या क्या कौन सी एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह क्या करना चाहिए, पूरा उसमें है ही डिटेल में। फिर भी आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, वो देखने के बाद अगर आपको लगे तो। जी जी जी, हाल फिलहाल तो मेरा यही क्वेश्चन था, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर पूछ लूंगी आपसे। जी 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 जी। थैंक यू। जी, दीदी का नंबर भी मैं साझा कर दूंगा, तो आप जी व्हाट्सएप में भी मैसेज डाल सकती हैं, जब उनके पास समय होगा तो वो जी आपसे बात कर लेंगे, बस जी आपको सुझाव दे देंगे। जी। जी, थैंक यू। जी, और किन्हीं का प्रश्न है कोई तो वो पूछ सकते हैं एक कृपया। लोकेश भैया जी, कुछ चैट वगैरह में एक मैसेज आ रहा है कि B12 के बारे में, हाँ, बी हाँ, हाँ। ट्वेल्व में B12 के कौन सी लिए चीज़ों क्या से मिल खा सकता है? सकते हैं? अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। B12 ज्यादातर हमारे शरीर में जितना चाहिए उतना अगर हमको मिलता है तो बहुत तो कोई दिक्कत नहीं होती। B12 की डेफिशिएंसी इसलिए देखने को मिलती है कि वो पानी में घुलनशील रहता है, यानी कि शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता ज्यादा समय तक, इसीलिए उसको थोड़े थोड़े समय पर हमारे शरीर में जरूरत पड़ने पर जाना चाहिए। तो B12 में अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उनको तो कोई सोर्स होता नहीं है, इसलिए उनको B12 डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। B12 में ऐसा है कि एक तो आपका खाने में जाना चाहिए, दूसरा उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, जैसे हमारे आंत में उसका एब्सॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो वो पूरा पूरा खाने के बाद भी निकल जाता है। और तीसरा कि हमारा जो पेट के जो छोटे 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 बैक्टीरियाज रहते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। वो पूरा एक डिटेल्ड है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि B12 अगर बढ़ाना है तो आपको जो मतलब गाय होती है, गाय का दूध पिए, लेकिन कैसा दूध पिए? धारोष्ण दूध, यानी कि जैसे गाय को दोते हैं, जैसे भी वो दोहने के समय ही आपको गिलास रखना है, उसमें दूध दोना है और वही दूध आपको जट से पी जाना है। गाय अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ होनी चाहिए, वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो देसी हो और गौशाला हो या अपने घर की हो, जो बीमार ना हो, वो ध्यान रखिए। और वो कच्चा दूध ही आपको पी जाना है, जिसको धारोष्ण दूध बोलते हैं। वो दोने के तुरंत, यानी कि 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर आपको पी जाना है। सुबह शाम अगर रेगुलर बेसिस पर आप करेंगे इसको, तो आप पाएंगे कि B12 डेफिशिएंसी कम देखने को मिलती है। दूसरा, अगर ये हो खाने के बाद भी B12 नहीं अच्छी तरीके से देखने को मिलता, तो मतलब आपका जो एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो शरीर जो आंत में से वो खींचना चाहिए शरीर के लिए, वो नहीं हो रहा, अवशोषण ठीक से नहीं हो रहा। बहुत सारी जैसे एसिडिटी की दवाइयां चल रही हो या बहुत सारी ऐसी दवाइयां चल रही हो, या आपका पाचन ठीक तरीके से ना हो, तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें में गड़बड़ हो रही है। तो ये आप देखे तो B12 का जो डेफिशिएंसी है वो आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन धारोष्ण दूध जिसको बोलते हैं, या दूसरी चीज है कि जब गाय या भैंस, गाय ना मिले तो भैंस भी चलेगी, जब उसका बच्चा आता है तो तब वो पीले कलर का दूध निकलता है, जिसको यहाँ हमारे यहाँ खीरू जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। तो जो पीला दूध जब बच्चा होने के बाद निकलता है 3 4 5 दिन तक, वो रेगुलर बेसिस पर वो भी लिया जाए, तो उससे भी विटामिन B12 की कमी ठीक की जा सकती है।
तो ये चीज आप कर सकते हैं। जी, विटामिन बी विटामिन डी के लिए पूछ रही हैं क्या होना चाहिए? तो दीदी ने जैसे घी के बारे में बताया था अभी, तो वो फूड के लिए पूछ रही हैं दीदी कुछ। विटामिन डी एक्चुअली फूड में से मिले तो हमको दूध में विटामिन डी, से विटामिन डी, हाँ, विटामिन डी जो है वो विटामिन B12 डी और दीदी। डी दोनों ऐसी चीज है कि हमको गाय के दूध में से मिल जाती है, गाय या भैंस के दूध में से। दूसरी, फूड में से विटामिन डी भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो उसकी जगह आपको अच्छा सोर्स चाहिए और जल्दी जल्दी से विटामिन डी बढ़ाना है और फ्री में बढ़ाना है, तो सूर्य का प्रकाश ले। हमारी स्किन के नीचे कुछ कोशिकाएं रहती है, जैसे कि सूर्य की गर्मी उस पर पड़ती है, उसका जो प्रकाश मतलब जिसको हम बोलते हैं कि किरणें पड़ेगी, तो स्किन के नीचे की कोशिका अपने आप विटामिन डी सिंथेसिस करती है, यानी कि बनाती है। तो रेगुलर ये क्या हुआ है, हम एसी में रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर निकलते तो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, तो वो जो किरणें हैं वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती, इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप हर रोज सुबह उठकर जो थोड़ा सा जो जिसको बोलते हैं कि वार्म हीट जिसको बोलते हैं, जब सुबह सूरज उगता है और 8 से लेके 9 बजे तक का जो टाइम रहता है, उस वक्त अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा रेगुलर आप धूप में बैठे, तो विटामिन डी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। स्किन काली हो उस पर ध्यान ना दो, वो तो फिर से आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो आप बार बार वो जो गोली वगैरह लेते हैं, बाहर का जो विटामिन डी जाएगा, तो वो शरीर में अपने आप जो सिंथेसिस होने की प्रक्रिया है उसको कम कर देता है। इसलिए हो सके उतना नेचुरल तरीके से अगर आपको विटामिन मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो विटामिन डी के लिए आप हो सके उतना सूर्य प्रकाश में बैठे। जी जी जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है कृपया तो पूछ लीजिए। और ये एक समझ लीजिए एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी हो रही है, तो आप हाँ इसका जी। बहुत लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग फिर सोचेंगे कि हमें किसी समय फ्री ऑनलाइन कंसल्टेंसी मिल जाए, तो वो मुश्किल होता है। तो ये एक समय दीदी ने निकाला हुआ है स्वेच्छा से, तो उस समय आप उसका लाभ ले सकते हैं बहुत अच्छे से। तो कृपया जो भी प्रश्न है वो कृपया पूछ सकते हैं। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ, इसमें ये ऑर्गेनिक चीजें खाने का क्या महत्व है, उस विषय पे थोड़ी चर्चा कीजिए। हाँ, वो बहुत बढ़िया विषय है। एक्चुअली अगर आपको अच्छे संतान प्राप्त करने हैं तो हो सके उतना सजीव खेती वाला खाइए। क्यों? क्योंकि अभी के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे जहर से वगैरह उत्पादन वाली चीजें खाते हैं, खासकर जो पेस्टिसाइड डालते हैं या जो जिसको हम हर्बिसाइड यानी कि जो छोटे छोटे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खरपतवार आई थिंक, जिसको निंदामण बोलते हैं, कि जो हम मानते हैं कि ये हमारे पाक के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो उसको मारने हाँ। के लिए वो छोटी छोटी जो जी होती है खरपतवार, जी उसके लिए दवाइयां डालते हैं। और वो दवाइयां, वो जो जहर होता है, वो खास कर जो हमारे प्रजनन तंत्र है उस पर जाकर इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी स्टडी मतलब इस पे तो रिसर्च भी हो गए अभी, लेकिन हमारे तक तो पहुंचेंगे तब तक तो पता नहीं कितना ये आगे बढ़ गया होगा। तो प्रजनन तंत्र पर वो बहुत सारी इफेक्ट करते, इसीलिए अभी के दौर में इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा करते हैं कि आपके जो स्पर्म रहते हैं यानी कि पुरुष बीज है उसमें भी प्रॉब्लम करते हैं और स्त्रियों के बीज को भी बिगाड़ते हैं। इसी वजह से अगर आप पहले से अगर आप ये जहरीले सारे पदार्थ खाएंगे तो आपको कुछ दवाइयां वगैरह लेने के बाद भी बहुत लंबे समय के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है।
अगर आपने ऑर्गेनिक खाना शुरू किया है तो 2, 3, 4 साल तक अगर आपने ऑर्गेनिक खाया है तो आपको जब कंसीव करना होगा तो बहुत कम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी रहेगी तो कम दवाइयों या घरेलू उपचार से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने जहरीले पदार्थ बहुत सारे डाले हैं शरीर में, ये तो सिर्फ हुई मीन्स खेती की, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि हम हमारे घर में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं केमिकल वाली, वो, और खासकर जो स्त्रियां वगैरह होती है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती है, मेकअप वाली चीजें यूज करती है, या फिर आप बाल जो कलर करवाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल रहते हैं। आप अगर जाएंगे सलून में तो वो पूछेगा कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो केमिकल जो ट्रीटमेंट होगी वो नहीं होगी, उनको भी मालूम है लेकिन हमको अवेयर नहीं कर रहे। तो ये सारी केमिकल की जैसी जो चीजें होती है वो शरीर के हॉर्मोन्स को बिगाड़ती है। खासकर जो हम फेशियल ब्लीच वो सब करवाते हैं उसमें जो केमिकल आते हैं वो सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल हमारे शरीर में जाकर खासकर हमारे जो कंसीव करने के लिए जो हॉर्मोन्स चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ऋतु जो पीरियड के दौरान के जो हॉर्मोन्स रहते हैं उस पर जाकर अटैक करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो खासकर तो आप हो सके उतना ऑर्गेनिक खाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी और हमको पैसे कम आपको देने पड़ेंगे। जी, और एक बात थी कि जो सीडलेस चीजें आती है जैसे फ्रूट वगैरह, और हाँ कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड सीड की चीजें आती है, उसके हाँ बारे में बताइए। हाँ, वो भी एक्चुअली तो अच्छी नहीं है ही, क्योंकि हाइब्रिड और जेनेटिक मॉडिफाइड जो होते हैं वो भी आगे जाके शरीर को नुकसान करते ही है। ऐसे मतलब पूरी ये मतलब ये चीजें पूरी है वो सारी जाके आपके प्रजनन तंत्र पर ही वार करती है। नमस्कार दीदी, मेरा एक जी, प्रश्न था। धन्यवाद। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, ऐसे वो पूछना था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाँ क्या हम एलोपैथी दवा का यूज ना करते आयुर्वेदिक दवा यूज कर सकते हैं? हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाई आपकी चल रही होती? हम लोग क्या समझते प्रेगनेंसी को? प्रेगनेंसी कोई रोग नहीं है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ, ज्यादातर लोग या डॉक्टर्स ऐसा समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ये लीजिए वो लीजिए, लेकिन जरूरत ही नहीं होती। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जैसे कि बीपी वगैरह या डायबिटीज, किसी का शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है उस हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट करें या दवाइयाँ ले तो वो ठीक है। और उसके भी अगर जरूरत हो तो आयुर्वेद दवाइयाँ उसके साथ में ले, या सिर्फ आयुर्वेद दवाइयाँ से भी अच्छा हो जाता है। और प्रेगनेंसी के पहले ही अगर ध्यान रखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जरूरत ही नहीं होती और बार बार वो लेनी पड़ती है या लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जरूरत नहीं है कुछ दवाइयाँ लेने की। कई बार तो आयुर्वेद दवाइयाँ भी नहीं लेनी जरूरत होती। हाँ, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है कि गर्भ जैसे रहता है पहले दिन से पहले मंथ से लेके 9वें मंथ तक, वो बहुत सारी ऐसी औषधियाँ है जो गर्भ को पोषण देती है। तो उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे जब हम पूरी बात करेंगे तब। तो वो गर्भ के पोषण के लिए ठीक है, लेकिन अलग से जो चीजें देते हैं जैसे कि कुछ ना हो जाए उसके लिए, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं होती। ज्यादातर एलोपैथी दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ गर्भावस्था के दौरान लेने की जरूरत ही नहीं होती बिना कोई चीज के लिए। धन्यवाद। जी, तो और किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें, इस विषय में? जिसका जो भी प्रश्न हो आप फ्रीली आप बात करें।